जय हिंद। एक बार फिर से आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2022 असिस्टेंट ऑपरेटर या फिर हेड ऑपरेटर की अगर आप तैयारी करते हैं या फिर गाइस आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हैं जिसमें फिजिक्स के क्वेश्चंस आते हैं, तो गाइस आपके लिए क्लास काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये हमारी क्लास नंबर 14 है। इसके पहले हमने 13 तक अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने नहीं देखा तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के क्लास को अच्छे से देख सकते हैं। गाइस हमारी जो वर्दी की तैयारी चल रही है ये हमारी तब तक चलेगी जब तक आप सभी का एग्ज़ाम हो नहीं जाता है। लेकिन मैं आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहूँगा कि आप सभी मित्र कृपया सपोर्ट करने की कोशिश कीजिए। आप ये कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आज ज़रूर बताना कि क्या आप हमारा सपोर्ट करना चाहते हैं या नहीं। अगर करना नहीं चाहते हैं तो सीधे-सीधे बोल दो मेरे भाई कि मैं नहीं करना चाहता हूँ। और अगर आप करना चाहते हैं तो सभी प्यारे भाई-बहन क्लास को अपने मित्र तक दिल लगा कर के शेयर कर दिया करो। देखो अगर मैं आपके लिए इतनी मेहनत करता हूँ, आपके लिए पूरी जी-जान लगाता हूँ, तो आप सभी की ज़िम्मेदारी, आप सभी का फ़र्ज़ है कि कम से कम आप क्लास को तो लाइक कर ही दिया करो, शेयर कर ही दिया करो। मेरे प्यारे भाई-बहन, अगर आपने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है, तो लाइक कर दो सभी मित्र पहले, और इस क्लास को अपने प्यारे भाई-बहन तक दिल से शेयर कर दो सभी मित्र एक बार। चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। सब्र कर बंदे, मुश्किल हालात भी बदल जाएँगे। आज जो तुझ पर हँसते हैं, कल तुझे देखते रह जाएँगे। है ना? बात सही लिखी गई मेरे भाई। बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल परफेक्ट लिखा गया है यहाँ पर। लिखा क्या गया कि सब्र कर बंदे, मुश्किल हालात भी बदल जाएँगे। आज जो तुझ पर हँसते हैं, कल तुझे देखते रह जाएँगे। मेरे भाई पूरी जान के साथ लग जाओ, पूरी ताकत लगा दो इस बार एक सिलेक्शन के लिए, एक सीट कन्फर्म करने के लिए। अगर आप गाइस कहा जाए तो मानकर चलो 3 महीना का समय है जब तक एग्ज़ाम नहीं जाता, तो गाइस उम्मीद लगाई जा रही है कि मानकर चलो अभी ढाई 3 महीने का समय आपके पास है एग्ज़ाम को लेकर के, ठीक है? असिस्टेंट ऑपरेटर या हेड ऑपरेटर की अगर हम बात करें तो। तो गाइस अगर कहा जाए तो मात्र 3 महीने, यानी कि कहा जाए तो गाइस 85 से 90 दिन कहा जाए, बहुत बढ़-चढ़ के बात कर रहा हूँ, ठीक है? 85 से 90 दिन गाइस अगर आप अपने आप को अलग कर लेते हो, तो दुनिया की ऐसी कोई ताकत नहीं है कि जो आपका सिलेक्शन होने से रोक सके, मेरे भाई, ठीक है? 85-90 नहीं, मान के चलो अप्रैल बीतने गाइस कगार पर है और आज हो भी चुका है 28 अप्रैल। तो गाइस कहा जाए तो अप्रैल आपका बीत चुका है, मई बचा और जून बचा। यानी कहा जाए तो मान के चलो 60-65 दिन ही आपके पास समय बचे हैं। और अगर आप पूरी जान के साथ तैयारी करते हैं, पूरी ताकत लगा कर के तैयारी करते हैं, पूरी दिन-रात एक करके गाइस इसी के पीछे घुले हुए हैं, तो निश्चित है वर्दी आपको मिलेगी। सब्र कर बंदे, मुश्किल हालात भी बदल जाएँगे। आज जो तुझ पर हँसते हैं, कल तुझे देखते रह जाएँगे। आइए मेरे प्यारे भाई, इसी ऐसा जोश उम्मीद के साथ हम बढ़ते हैं क्लास की तरफ। आपको हर एक क्वेश्चन का आंसर देना है। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, टेकोमीटर वह उपकरण है जिससे मापा जाता है। अब आप सबको ये बताना है कि टेकोमीटर से क्या मापा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी मित्र इसका आंसर बताएंगे, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। अभी आपका 8:30 बजे गाइस से क्यूज भी होगी, ठीक है? रीजनिंग की क्यूज होगी। आप सभी रीजनिंग की क्यूज में जरूर आना। देखो, टेकोमीटर वह उपकरण है जिससे मापा जाता है। जिससे क्या मापा जाता है? टेकोमीटर से मेरे भाई याद रखना, घूर्णन चाल को हम मापते हैं, ठीक है? टेकोमीटर से क्या मापते हैं? घूर्णन चाल को। तो मेरे भैया चाल से को मापते हैं यहाँ पर, उसकी स्पीड को मापा जाता है टेकोमीटर से। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी। जो भी प्यारे भाई बहन प्यारे मित्र यहाँ पर ऑप्शन डी बता रहे हैं, बिल्कुल परफेक्ट, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन क्या कह रहा है? थोड़ा लंबा चौड़ा दिख रहा होगा, लेकिन समझना। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा और उसकी इकाई सही रूप से सुमेलित नहीं है। अब आप सबको ये बताना है कि इसमें कौन सी मात्रा है या कौन सी इकाई है जिसकी गाइस सही रूप से सुमेलित नहीं किया गया है। फर्स्ट ऑप्शन पहले मिलान करो। फर्स्ट ऑप्शन है फ्रीक्वेंसी और हर्ट्ज। मेरे भैया फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति का एसआई मात्रक हर्ट्ज जो होता है, बिल्कुल करेक्ट लिखा गया। सेकंड ऑप्शन देखो, मैग्नेटिक फ्लक्स या फिर कहा जाए चुंबकीय फ्लक्स। इसका एसआई मात्रक होता है मेरे भैया बेबर। टेस्ला नहीं होगा यहाँ पर क्या होना चाहिए? बेबर, ठीक है? तो यही आपका गलत लिखा गया है। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका, ये बिल्कुल परफेक्ट होगा। प्रेशर या फिर दाब का पास्कल होता है, ये भी सही है। और इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस का गाइस जो मात्रक होता है, ये सीमेंस होता है, यानी विद्युत चालकता का मात्रक सीमेंस होता है, ये भी सही लिखा गया है। बट मेरे भाई जो मैग्नेटिक फ्लक्स है, इसका टेस्ला ना होकर के वेबर होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर बिल्कुल लॉक हो जाएगा। भैया अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, थोड़ा समझना कि विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक है। मेरे मित्र इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फटाफट आंसर दीजिए। विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या है? जल्दी जल्दी आंसर दीजिए सभी प्यारे भाई बहन, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? समझने की कोशिश करना। विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होता है? वोल्ट गुणे मीटर, या फिर कहा जाए मेरे भैया वोल्ट मीटर
या फिर वोल्ट गुणे मीटर। बात एक ही है, ठीक है। सही आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। तो जो भी प्यारे भाई बहन, प्यारे मित्र, हमारे दिल के गहरे वाले मित्र जो हैं, जो भी बता रहे हैं ऑप्शन सी वोल्ट मीटर, बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल परफेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धनात्मक किरणों में होते हैं। अब आप सबको ये बताना है कि धनात्मक किरणों में क्या होते हैं। धनावेशित आयन होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं, या फिर विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं। फटाफट आंसर दीजिए, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा धनात्मक किरणों में होते हैं धनावेशित आयन। अगर ऋणात्मक किरण कहा जाएगा मेरे भैया तो ऋणावेशित आयन, ठीक है। धनात्मक किरण में धनावेशित आयन और ऋणात्मक किरण में ऋणावेशित आयन होते हैं। तो यहाँ पर आपका परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, धनावेशित आयन। जो भी प्यारे भाई बहन, प्यारे मित्र यहाँ पर ऑप्शन सी बता रहे हैं, बिल्कुल परफेक्ट, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। जो भी मित्र यहाँ पर ऑप्शन सी लॉक कर रहे हैं, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि सर सीवी रमन को उनके किस कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। और आप सभी जानते हैं कि जो सीवी रमन है गाइस, उन्हें किस कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था, आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, जो भी प्यारे भाई बहन यहाँ पर बता रहे हैं कि प्रकाश के प्रकीर्णन के अध्ययन के लिए। किसके लिए मिला था, प्रकाश के प्रकीर्णन के अध्ययन के लिए, जिन्हें रमन प्रभाव भी कहा जाता है। याद रखना मेरे भैया, क्या कहा जाता है, रमन प्रभाव भी कहा जाता है। तो प्रकाश के प्रकीर्णन के लिए सर सीवी रमन को, प्रकाश के प्रकीर्णन के लिए सर सीवी रमन को 1930 में, कब, 1930 में नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया। तो प्रकाश के प्रकीर्णन के अध्ययन के लिए, और इस अध्ययन को हम कहते हैं रमन प्रभाव। याद रखना मित्र, आपसे पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है कि परमाणु बम की खोज जो है यह किसने की। इसका आंसर आप सभी मित्र बताएंगे, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। फटाफट आंसर दीजिए, परफेक्ट आंसर क्या होगा। परमाणु बम की खोज किसने की, एटम बम की खोज किसने की, फटाफट आंसर दीजिए, करेक्ट आंसर क्या होगा। अब आप सभी मित्र बिल्कुल सही आंसर बता रहे हैं। परमाणु बम की खोज जो है किसके द्वारा की गई, तो ये की गई ऑटो हान के द्वारा। यहाँ पर आपका परफेक्ट आंसर क्या होगा मित्र, ऑप्शन नंबर ए ऑटो हान। जो भी मित्र, जो भी प्यारे भाई बहन यहाँ पर ऑप्शन ए बता रहे हैं ऑटो हान के द्वारा, बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल परफेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट है कि किसी हवाई जहाज की ऊंचाई मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण कौन सा होगा। किसी भी हवाई जहाज की ऊंचाई मापने के लिए जो प्रयुक्त उपकरण होगा वह क्या होगा। देखो, किसी भी हवाई जहाज की ऊंचाई मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है, वो किया जाता है अल्टीमीटर का। सही आंसर क्या होगा मेरे मित्र, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। पवन के वेग को एनीमोमीटर से मापते हैं, और गाइस जो वायुमंडलीय दाब होता है उसे हम बैरोमीटर से मापते हैं। तो अल्टीमीटर जो है, अल्टीमीटर मित्र, जो अल्टीमीटर है, इसे हवाई जहाज की ऊंचाई मापने के लिए हम प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि वायुमंडल की ओजोन परत हमें किससे बचाती है। इसका आंसर आप सभी मित्र बताएंगे, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। वायुमंडल की ओजोन परत जो है यह हमें किससे बचाती है, ये हमें किससे बचाती है, ये बचाती है परावैंगनी किरणों से, या फिर जिन्हें आप कहते हो अल्ट्रावायलेट किरण। अल्ट्रावायलेट रेस या फिर अल्ट्रावायलेट किरणों से वायुमंडल की ओजोन परत हमें बचाती है। तो अल्ट्रावायलेट की हानिकारक किरणों से गाइस हमें कौन बचाता है, ओजोन परत। सही आंसर क्या हो जाएगा, जो भी मित्र यहाँ पर बता रहे हैं कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल लॉक होगा, बिल्कुल परफेक्ट आंसर आ रहा है, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि यक्स किरणें वास्तव में हैं। अब आपको ये बताना है कि यक्स किरणें वास्तव में क्या हैं। धीमी गति के इलेक्ट्रॉन, तीव्र गति के इलेक्ट्रॉन, या फिर विद्युत चुम्बकीय तरंगे, या फिर धीमी गति के न्यूट्रॉन। समझना मेरे मित्र, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये भी, जल्दी जल्दी आंसर देंगे, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा समझो। यक्स किरणें वास्तव में क्या हैं, आपसे यह क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखो, यक्स किरणें वास्तव में क्या हैं, ये हो जाएंगी गाइस आपकी विद्युत चुम्बकीय तरंगे। कहीं कहीं गाइस इसे यक्स किरणों को रोंटजन, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ समझ लेना, रोंटजन विकिरण भी कहते हैं, ठीक है। एक्स किरण को रोंटजन विकिरण भी कहते हैं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यक्स किरणें वास्तव में एक विद्युत चुम्बकीय तरंगे होती हैं। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। जो भी मित्र, जो भी प्यारे भाई बहन, जो भी हमारे दिल के मित्र हैं, ऑप्शन सी बता रहे हैं, बिल्कुल परफेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कि जिस मंदाकिनी या फिर जिस गैलेक्सी में सौर्यमंडल है उसका नाम क्या है।
फटाफट आंसर दीजिए, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी जल्दी आंसर देंगे। और जिसने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया, हम एक बार क्लास को दिल की गहराई से लाइक जरूर कर देंगे। अगर मैं आपके लिए मेहनत करता हूँ, आपके लिए पूरी जी जान लगाता हूँ, तो आप सबकी जिम्मेदारी, ये फर्ज बनता है कि कम से कम आप क्लास को लाइक कर दो। वैसे भी गाइस जो देखने की संख्या होती है बहुत ही कम होती है, फिर भी मैं आपके लिए मेहनत करता हूँ, आपके लिए जान पूरी झोंकता हूँ आपकी तैयारी करवाने के लिए। फिर भी गाइस अगर आप हमारा सपोर्ट नहीं कर सकते हैं तो गाइस बहुत दुख होता है, ठीक है। और अगर इसी तरीके से आप मतलब ढील खींचे रहेंगे गाइस और हमारा सपोर्ट करने की कोशिश भी नहीं करेंगे, तो मैं क्लास बंद भी कर सकता हूँ। वैसे भी हमारे पास टाइम मैनेजमेंट की बहुत कमी है गाइस। किसी तरीके से मैं आपकी क्लास अटेंड करता हूँ कि जो भी मित्र हमारे साथ हैं, मैं उन सभी के सिलेक्शन करवा सकूँ। फिर भी अगर आप हमारा गाइस सपोर्ट नहीं करना चाहते हैं तो मैं क्लास को बंद भी कर सकता हूँ, ठीक है। तो जिस मंदाकिनी में सौरमंडल है उसका नाम क्या है, वो है आकाश गंगा या फिर जिन्हें कहते हैं मिल्की वे। सही आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्नलिखित में से आइंस्टीन की खोज क्या है। आइंस्टीन की खोज क्या है, प्रकाश विद्युत प्रभाव एवं एक्स किरण, या फिर विघटन नाभिकता एवं सापेक्ष सिद्धांत, या फिर प्रकाश विद्युत प्रभाव एवं सापेक्ष सिद्धांत, या फिर विघटन नाभिकता एवं एक्स किरण। समझना इंपॉर्टेंट बहुत है। देखो आइंस्टीन की खोज क्या है मेरे भैया, वो हो जाएगी प्रकाश विद्युत प्रभाव एवं सापेक्ष सिद्धांत। और आप सभी जानते हैं सबसे ज़्यादा पॉपुलर फार्मूला है E बराबर mc², ये आइंस्टीन का ही फार्मूला है, ठीक है। तो सही आंसर क्या होगा आपका, प्रकाश विद्युत प्रभाव एवं सापेक्ष सिद्धांत जो है ये आइंस्टीन की खोज थी। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है कि सूर्य में ऊर्जा के जनन की प्रक्रिया है। इसका आंसर आप सभी मित्र बताएंगे, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। समझने की कोशिश करना, सूर्य में ऊर्जा के जनन की प्रक्रिया है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे भैया, वो हो जाएगा हाइड्रोजन का संलयन। सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। मेरे मित्र याद रखना, जो हाइड्रोजन बम है, जो हाइड्रोजन बम है ये नाभिकीय संलयन पर ही आधारित होता है, ठीक है। तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी हाइड्रोजन का संलयन। अगला क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से आइंस्टीन की खोज क्या है। वही क्वेश्चन रिपीट हो गया है, लेकिन आंसर दे दो फटाफट, राइट आंसर क्या हो जाएगा। मैं देखना चाहता हूँ यहाँ पर ये कि कौन कौन बच्चे ध्यान लगा करके पढ़ाई करते हैं। गाइस कुछ ऐसे भी होते हैं जो केवल और केवल फालतू की बकवास करते रहते हैं, पढ़ते लिखते नहीं हैं। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जो ध्यान देते हैं क्वेश्चन पर और बातों को अच्छे से समझते हैं। देखो आइंस्टीन की खोज क्या, अभी मैंने आप सबको बताया गाइस कि जो प्रकाश से विद्युत प्रभाव है और जो सापेक्ष सिद्धांत है, ये दोनों के दोनों आइंस्टीन की ही खोज है। सही आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर सी। जो भी प्यारे भाई बहन प्यारे मित्र यहाँ पर ऑप्शन सी बता रहे हैं, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला आपके सामने है कि रडार का प्रयोग जो है ये किया जाता है किसके लिए। मेरे मित्र इसका आंसर आप बताएंगे, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, रडार का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फटाफट आंसर दे दीजिए, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। जिसने क्लास को लाइक नहीं किया है वह क्लास को एक बार सभी मित्र दिल की गहराई से लाइक जरूर कर देंगे। देखो अगर आपसे ये पूछा जाता है कि रडार का आविष्कार किसने किया, तो याद रखना मेरे मित्र, रडार का आविष्कार किया था रॉबर्ट वाटसन वाट ने। किसने किया, रॉबर्ट वाटसन वाट ने रडार का आविष्कार किया था। और रडार का प्रयोग जो है ये वायुयान जैसी वस्तुओं की पहचान वह स्थिति निर्धारण करने हेतु किया जाता है, ठीक है। तो राडार का प्रयोग जो है ये वायुयान जैसी वस्तुओं की पहचान व स्थिति निर्धारण के लिए किया जाता है। और इसकी खोज कब की गई, तो रॉबर्ट वाटसन वाट के द्वारा इसकी खोज की गई थी। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल लॉक आंसर हो जाएगा। अगला आपके सामने है कि एक अर्धचालक में विद्युत चलन जो होता है यह कैसा होता है। एक अर्धचालक में विद्युत चालन होता है। देखो एक अर्धचालक में अगर विद्युत चालन की बात की जाए मेरे मित्र, तो वो इलेक्ट्रॉन और कोटर, कोटर कहा जाए या फिर कहा जाए मेरे मित्र होल, ठीक है। कोटर कहा जाए या फिर होल कहा जाए, ठीक है। कहीं कहीं आपको कोटरों भी ऑप्शन में मिलेगा तो कहीं कहीं आपको होल भी ऑप्शन में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो अर्धचालक में विद्युत चालन जो है ये इलेक्ट्रॉन और कोटर दोनों के द्वारा होता है। सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि प्रत्यावर्ती धारा को निम्न के द्वारा दिष्ट धारा में
परिवर्तित किया जा सकता है। कहने का मतलब ये है मेरे मित्र कि प्रत्यावर्ती धारा को किस धारा के किस धारा के द्वारा परिवर्तित किया जाता है दिष्ट धारा में। फटाफट आंसर दीजिए, इसका परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। जिसने क्लास को लाइक नहीं किया है वह क्लास को दिल की गहराई से लाइक जरूर कर देंगे। जो भी मित्र क्लास को लाइक नहीं किए हैं वह लाइक जरूर कर देंगे। कहने की जरूरत ना पड़े, आप इतने समझदार हैं। आप गाइस कहा जाए तो अब वर्दीधारी होने वाले हैं, तो आप सब इतने समझदार हैं कि अपनी जिम्मेदारी समझते हैं। देखो, प्रत्यावर्ती धारा को किस धारा में दिष्ट धारा में बदलने के लिए हम दिष्ट कारक का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं मेरे भैया? दिष्ट कारक का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है कि निर्वात में प्रकाश की चाल जो है ये लगभग बराबर होती है कितने? मेरे मित्र याद रखना, निर्वात में प्रकाश की चाल जो है ये होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है निर्वात में प्रकाश की चाल। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है कि जल की बूंदों से डैश 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 होकर इंद्रधनुष बनता है। दरमियान से हुआ कि जो जल की बूंदें हैं उसका क्या होता है? प्रकाश का प्रतिबिंबन होकर के इंद्रधनुष बनता है, अपवर्तन होकर के, या फिर प्रतिबिंबन और अपवर्तन दोनों होकर के इंद्रधनुष बनता है, या फिर प्रकाश का प्रसार होकर के। मेरे मित्र याद रखना, प्रकाश की जो जल की बूंदें होती हैं ये गाइस जो हैं ये प्रकाश के प्रतिबिंबन और अपवर्तन यानी रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ सनलाइट, इन दोनों के द्वारा गाइस इंद्रधनुष बनता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी प्यारे भाई बहन प्यारे मित्र यहाँ पर ऑप्शन सी बता रहे हैं, बिल्कुल परफेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला आपके सामने की पास की और दूर की वस्तुओं को देखने के लिए मानव आँखों की अनुकूल की व्यवस्था को क्या कहते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लगभग सभी जानते होंगे। हाई स्कूल 10th में गाइज आपके क्वेश्चंस आते हैं, है ना? तो सभी जानते होंगे। अगर जानते हैं तो फटाफट आंसर दे दीजिए। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? और जिसने क्लास को लाइक नहीं किया वो लाइक ज़रूर कर देंगे। कहने की ज़रूरत ना पड़े, मैं बार बार कह के गाइज क्लास की लेंथ ही बढ़ा रहा हूँ, लेकिन फिर भी गाइज आप सभी मित्र क्लास को लाइक नहीं करते हो। जो भी मित्र क्लास को लाइक नहीं किए हैं वो लाइक ज़रूर कर देंगे। जो चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो सब्सक्राइब कर ही लेंगे। मेरे भाई याद रखना, पास की वस्तुओं और दूर की वस्तुओं को देखने के लिए मानव आँखों की जो अनुकूल व्यवस्था होती है उसे कहा जाता है समंजस, या फिर कहा जाए मेरे भाई समंजन क्षमता। ठीक है, समंजस कहा जाए या समंजन क्षमता कहा जाए, बात एक ही है। ठीक है, कहीं कहीं ऑप्शन में आपको समंजन क्षमता भी देखने को मिलेगा तो कहीं कहीं आपको असमंजस भी देखने को मिलेगा। सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है कि सूर्य की ऊर्जा किस माध्यम में उत्पन्न होती है? इसका आंसर आप सभी मित्र बताएंगे। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट राइट आंसर दीजिए, क्या होगा? तो इसका परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा न्यूक्लियर फ्यूजन, यानी कि परमाणु संलयन के माध्यम से। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी प्यारे भाई बहन प्यारे मित्र यहाँ पर ऑप्शन ए बता रहे हैं, बिल्कुल परफेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि सूर्य ग्रहण उस समय होता है जब। कहने का मतलब है कि सूर्य ग्रहण जो है ये कब होता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। फटाफट आंसर दीजिए। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? देखो, सूर्य ग्रहण जो है ये कब होता है? जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में क्या आ जाए? चंद्रमा आ जाए। मेरे मित्र समझने की कोशिश करना, जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाए तब सूर्य ग्रहण होता है। वहीं अगर चंद्र ग्रहण की बात की जाए तो चंद्र ग्रहण कब होगा? जब चंद्रमा और पृथ्वी के बीच में सूर्य आ जाए। जब चंद्रमा और पृथ्वी के बीच में सूर्य आ जाता है तब चंद्र ग्रहण होता है, और जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है तब सूर्य ग्रहण होता है। अगला है कि वायु में उपस्थित आर्द्रता की मात्रा को क्या कहते हैं? वायु में उपस्थित आर्द्रता की मात्रा को क्या कहा जाता है? आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। इसका सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा निरपेक्ष आर्द्रता। क्या कहा जाता है? निरपेक्ष आर्द्रता कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला कि निम्नलिखित में से किससे सूर्य की नाभि बिंदु पर लाने में प्रयोग किया जाता है? कहने का मतलब है कि सूर्य के प्रकाश को नाभि बिंदु पर लाने में प्रयोग किया जाता है किस लेंस की सहायता से? तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? वो हो जाएगा अवतल दर्पण। बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक मनुष्य को 75 सेंटीमीटर दूरी तक नहीं दिखाई पड़ने पर कौन सा दृष्टि दोष होगा? कहने का मतलब है कि जब 75 सेंटीमीटर दूरी तक ना दिखाई पड़े तो उन्हें कौन सा दोष हो जाएगा? यह क्वेश्चन आपसे पूछा गया। फटाफट आंसर दीजिए। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा?
गाइस का चाहे कहा जाए हाइपरमेट्रोपिया या फिर कहा जाए दूर दृष्टि दोष। ध्यान देना, चाहे हाइपर मेट्रोपिया कहा जाए या फिर दूर दृष्टि दोष कहा जाए, बात एक ही है, ठीक है। दूर दृष्टि दोष में क्या होता है, दूर की वस्तुएं तो दिखाई देती हैं लेकिन नज़दीक की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती। ओके मेरे प्यारे भाई, तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन में बी हाइपरमेट्रोपिया। और जो गाइस यहाँ पर ये हाइपरमेट्रोपिया है, इसके निवारण के लिए हम उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। किसका लेंस, उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक अवतल दर्पण की वक्रता के एक अवतल दर्पण की वक्रता केंद्र से जाने वाली किरण के लिए आपतित कोण होगा। कहने का मतलब ये है मेरे भाई कि एक अवतल दर्पण है, उसकी वक्रता केंद्र से जो जाने वाली किरण है उसके लिए आपतित कोण का मान कितना होगा। इसका आंसर आप सभी को बताना है, फटाफट आंसर दे दीजिए। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 0 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल परफेक्ट होगा। अगला है कि निम्न में से कौन एक विद्युत चुंबक बनाने के लिए सबसे उपयुक्त है। इसमें कौन विद्युत चुंबक बनाने के लिए सबसे उपयुक्त है, तांबा, मृदुलोहा, टंगस्टन, स्टील, क्या। फटाफट आंसर दीजिए, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी जल्दी आंसर दीजिए सभी मित्र। तो देखो विद्युत चुंबक बनाने के लिए सबसे उपयुक्त है वो है मृदुलोहा। सही आंसर क्या होगा मेरे भैया, ऑप्शन नंबर सी मृदुलोहा जो है ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है कि प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा ऐसी होती है कि वह उसके कारण का विरोध करती है जिससे वह उत्पन्न होती है। यह कथन जो है ये किसका है या फिर यह किस नियम से संबंधित है, आप सभी प्यारे भाई बहन ये तो जानते ही होंगे। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट आंसर दीजिए, परफेक्ट आंसर क्या होगा। याद रखना मेरे भैया, लेंज के नियम का है और लेंज का नियम जो है ये ऊर्जा के संरक्षण, याद रखना लेंज का नियम जो है ये ऊर्जा के संरक्षण पर आधारित है। तो सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि लेंज का नियम किसके संरक्षण के नियम का नतीजा है। अभी मैंने आप सभी को बताया, अगर आपने ध्यान दिया होगा तो आप जानते होंगे जो लेंज का नियम है मेरे भैया ये किसके संरक्षण के नियम का नतीजा है, तो यह है ऊर्जा के संरक्षण के नियम का नतीजा। सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए ऊर्जा बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने मेरे मित्र, अगला है कि सिर के सूखे बालों में कड़ी रगड़ने के कंघे से कंघे करने पर कड़कड़ाहट की ध्वनि का। कहने का मतलब है कि जब सूखे बाल में आप कड़ी रबड़ की कंघी से कंघी टकराते हो तो उससे कड़कड़ाहट की आवाज़ जो है ये बाहर सुनाई देती है, आखिर क्यों। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, जल्दी जल्दी आंसर दीजिए, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट आंसर दीजिए सभी प्यारे भाई बहन, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। देखो छोटे छोटे विद्युत उत्स्फुरन के कारण सही आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है कि किस नियमानुसार सभी भागों में दाब का प्रभाव समान रहता है। किस नियमानुसार सभी भागों में या फिर सभी भागों पर दाब का प्रभाव जो है ये समान रहता है, आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। जो इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पास्कल का नियम। पास्कल के नियम के गाइस आधार पर जो सभी मतलब बुक कराए हैं वो गाइस आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर गाइस जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पास्कल का नियम। जो भी मित्र यहाँ पर बता रहे हैं ऑप्शन नंबर ए पास्कल का नियम बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बुक में भी ये दिया गया है, आप देख लेना मित्र। अगला आपके सामने है कि गैस के अणु गति सिद्धांत पर आधारित हैं। गैस के अणु जो हैं ये किसके गति सिद्धांत पर आधारित हैं, चार्ल्स के या बॉयल के। इसका सही आंसर हो जाएगा ए एंड बी दोनों, यानी चॉर्ल्स के नियम पर भी और बॉयल के नियम पर भी गति के जो अणु है गाइस ये इन दोनों के सिद्धांत पर आधारित हैं। ऑप्शन नंबर सी ए एंड बी दोनों आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है कि जिस तापमान पर तरल का वाष्प का दाब ठोस के वाष्प के बराबर होता है उसे कहते हैं। फटाफट आंसर दीजिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि तरल के वाष्प का दबाव जो है वह ठोस के वाष्प के बराबर होता है। यानी कि गाइस तरल से जब ठोस बनता है तो वह हिमांक बिंदु पर होता है, उसे क्या कहा जाता है, हिमांक बिंदु। क्योंकि गाइस जो बर्फ बन जाता है तो ठोस हो जाता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी हिमांक बिंदु जो है आपका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है कि तरल अवस्था से गैसीय अवस्था में रूपांतरण को क्या कहा जाता है। तरल अवस्था से गैसीय अवस्था में रूपांतरण को क्या कहा जाता है, आपसे क्वेश्चन पूछा गया, फटाफट आंसर दीजिए, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा।
इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा, जब तरल अवस्था से गैसीय अवस्था में होगा तो उसे कहा जाता है मेरे मित्र वाष्पीकरण। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल परफेक्ट होगा। जो भी प्यारे भाई बहन प्यारे मित्र यहाँ पर ऑप्शन सी वाष्पीकरण बता रहे हैं बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। अगला आपके सामने कि केल्विन जो है यह किसकी इकाई है? विद्युत धारा, बल, तीव्रता, ज्योतिर्मय या फिर तापमान। देखो जो केल्विन है गाइस ये किसकी इकाई है? तापमान की है। सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी तापमान। जो भी मित्र बता रहे हैं बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है कि पानी का जमाव बिंदु है। कहने का मतलब है कि पानी का जो जमाव बिंदु है यह कितना होता है? आपसे क्वेश्चन पूछा गया, फटाफट आंसर दे दीजिए। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा मेरे मित्र? याद रखना पानी का जो जमाव बिंदु है यह है 273 डिग्री केल्विन। सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी 273 डिग्री केल्विन जो है ये पानी का जमाव बिंदु है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है कि यदि तापमान बढ़ता है तो ध्वनि की गति में क्या परिवर्तन आएगा? जल्दी जल्दी आंसर दे दीजिए सभी प्यारे भाई बहन। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? और जिसने क्लास को लाइक नहीं किया एक बार सभी मित्र क्लास को दिल की गहराई से लाइक जरूर कर देंगे। जो भी चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे ताकि आने वाली हर लाइव क्लास की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिला करे। तो यदि तापमान बढ़ता है तो ध्वनि की गति भी बढ़ती है। सही आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर डी कि ध्वनि की गति जो है ये बढ़ती है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला है कि यदि वायुमंडल नहीं हो तो पृथ्वी से आकाश किस रंग का दिखाई देगा? या फिर गाइज आपसे क्वेश्चन इस प्रकार भी ये पूछा जाता है कि अंतरिक्ष यात्री जो होते हैं वहाँ पर तो वायुमंडल होता नहीं अंतरिक्ष में, तो वहाँ से जो आकाश है ये वो कैसा दिखाई देता है? ठीक है, तो मेरे भैया जो अंतरिक्ष से आकाश वो काला दिखाई देता है या फिर पृथ्वी से भी काला ही दिखाई देगा अगर वायुमंडल ना होता। तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल करेक्ट बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है कि पानी से ऊपर तक भरे एक मग में पानी के सतह पर बर्फ का एक टुकड़ा तैर रहा है। जब बर्फ का टुकड़ा पिघलेगा तो उसमें क्या परिवर्तन होगा? यानी गाइस कोई एक गिलास है और उस गिलास से गाइस कहा जाए तो पानी की सतह, उस गिलास में पानी भरा है और उस पानी की गिलास की पानी की सतह पर एक बर्फ टहल रहा है और जब वो बर्फ गलेगा तो उस पानी के स्तर में क्या परिवर्तन आएगा? आपसे ये पूछा जा रहा है। इसका सही आंसर हो जाएगा मेरे भैया कुछ भी परिवर्तन नहीं होगा, यानी पानी का स्तर जो है ये अपरिवर्तित रहेगा। सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। तो मेरे प्यारे भाई हमने यहाँ पर साइंस की क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया। आई होप आपको हमारी क्लास जो है ये अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो सभी मित्र एक बार क्लास को दिल की गहराई से लाइक जरूर कर देंगे और कृपया हो सके तो क्लास को शेयर जरूर कर दिया करें अपने सभी प्यारे भाई बहन तक। ठीक है, तो आज की इस बेहतरीन क्लास में इतना ही और इस क्लास की PDF आपको मिलेगी हमारे टेलीग्राम चैनल एग्जाम गुरुजी बाय जर्मिसर पर। ठीक है, टेलीग्राम पर जाकर के देख लेना, एग्जाम गुरुजी बाय जर्मिसर सर्च कर लेना, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। तो आज की इस बेहतरीन क्लास में इतना ही, मिलते हैं दूसरी नई क्लास में। तब तक के लिए खुश रहिए, पसते रहिए और गाइस अपने आप को और भी मोटिवेट करते रहिए और अपनी मेहनत पर विश्वास करते रहिए क्योंकि इस बार आप सभी को एक सिलेक्शन लेना है। तो आज की इस बेहतरीन और महत्वपूर्ण वीडियो से नहीं, मिलते हैं दूसरी नई वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।